मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद छोड़ दिया था उसको। अभी देखेंगे डिटेल में कैसे लेटरली अनसपोर्टेड बीम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लेटरली अनसपोर्टेड बीम देखिए, यहाँ पर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये लिटरली अनसपोर्टेड बीम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर इज सब्जेक्टेड टू एन यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर इफ कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज लेटरली अनसपोर्टेड, यानी लेटरली अनसपोर्टेड बीम है। बीम को डिजाइन करना है, उसके लिए एफ वाई की वैल्यू 250 दी हुई है। तो क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है कि इफेक्टिव लेंथ हमारा 5 मीटर है, लेटरली अनसपोर्टेड है, एफ वाई की वैल्यू 250 है। अब बीम की कैटेगरी अगर नहीं भी दिया हुआ उसमें सिंपली सपोर्टेड ले लें। ठीक है, ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लिटरली अनसपोर्टेड है तो जो परमिसिबल वैल्यू है बेंडिंग स्ट्रेस का वो 165 नहीं रहेगा अगर 250 ग्रेड का है। तो हमने एज्यूम कितना कर लिया था, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज्यूम कर लिया था। अब हमने यहाँ पर सेल्फ वेट भी उसका एज्यूम कर लिया था। दो तरीके होते हैं, या तो सेल्फ वेट को नेग्लेजिबल मान लें, उसको छोड़ दें, या उसको कंसीडर कर लें। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया था 800 न्यूटन पर मीटर। आप 700 या 600 भी ले सकते हैं। जब हमने दोनों को ऐड किया, डेड लोड और लाइव लोड, तो लाइव लोड था 20,000 न्यूटन पर मीटर और ये है 800 न्यूटन पर मीटर। तो ये 20,800 न्यूटन पर मीटर या 20.8 किलो न्यूटन पर मीटर, या ये कहें कि 20.8 न्यूटन पर मिलीमीटर, एक ही बात है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ पर देखिए कल एरर था, उसको मैंने बाद में चेक किया तो सिर्फ यहीं पर मिस्टेक है, बाकी रिजल्ट उसका मैंने करेक्ट लिखा हुआ था कैलकुलेशन के बाद में। ठीक है, तो ये WL²/8, W 20.8 था जो कि 20 लिख गया था मिस्टेक से, L²/8, बाकी ये डाटा करेक्ट लिखा हुआ है 65 किलो न्यूटन मीटर, उसको न्यूटन mm में रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस M/σ/BC। देखिए, अगर क्वेश्चंस वगैरह आप बुक से सॉल्व करते तो अभी कैलकुलेशन चेक कर लें, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स बुक्स में रहती है। ये एक दो क्वेश्चंस जिसमें एरर है वो बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है ऐसा, जिसमें कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है। तो अगर आप बुक से भी सॉल्व कर रहे हैं तो 100% रिलाई ना करें, उसके कैलकुलेशन खुद कैलकुलेटर से चेक करके देखें कितना आ रहा है। तो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट अपॉन σ/BC, लेकिन σ/BC कौन सा एज्यूम्ड है, तो यहाँ से हमको ये रिक्वायर्ड। अगर σ/BC की वैल्यू हमने 100 एज्यूम किया है तो उस समय सेक्शन मॉडुलस कितना चाहिए, 650 × 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब चाहिए। अब इसके बेसिस पर हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि उसका σ/BC कितना आ रहा है, जो कि एक्चुअल σ/BC होगा। इसके लिए हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है ISLB 350। इसकी पूरी प्रॉपर्टी नोट कर लें, थिकनेस ऑफ फ्लेंज T, थिकनेस ऑफ वेब D1 यानी डेप्थ ऑफ वेब। ये मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्टली स्टील टेबल में नहीं दिया होगा। ये कैसे मिलेगा, जब टोटल डेप्थ आप नोट कर लेंगे, टोटल डेप्थ ऑफ बीम, क्योंकि ISLB 350 है तो 350 टोटल डेप्थ। इसको कैपिटल D या स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल D1 निकालना है डेप्थ ऑफ वेब, तो टोटल डेप्थ में से क्या कर देंगे, थिकनेस ऑफ फ्लेंज को 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको D1 मिल जाएगा। RYY की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी, वो स्टील टेबल से मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेक्शन ऑफ मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर बीम में देखिए आप I सेक्शन, ये मेन एक्सिस जो है वो x एक्सिस ही है जिसके रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करते हैं IXX, ZXX, IYY की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, हमें पता है कि लिटरली अनसपोर्टेड बीम है, σ/BC कैलकुलेट करने के लिए वो टेबल 6.1 उसकी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन 6.1 में बहुत सारी टेबल दी हुई है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। उसको कैसे, कौन सी टेबल सुटेबल है, तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है, FY 250 है, यानी A और B में से कोई होगा। ठीक है, जो टेबल यूज करना है। अब ये दो क्राइटेरिया रहते हैं, पहला हो गया FY
FY से हमको पता चल गया कि फर्स्ट या सेकेंड में से यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए 250 है FY। अब T/TW निकाल लें, तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.4 है, 7.4 दिया हुआ है, 1.54 जो कि 2 से कम आ गया। ठीक है, ये 2 के रिस्पेक्ट में चेक करना है, 2 से कम है या ज़्यादा है, तो 1.54 आ गया जो कि 2 से कम है। D1/TW हमने निकाला वो 44 है। अब D1/TW को ये चेक करना है ये 85 से कम है या ज़्यादा। तो देखिए ये T/TW 2 से कम आ गया और D1/TW 85 से कम आ गया। तो हम उसका अगर टेबल 6.1b देखते हैं तो उसमें ये क्राइटेरिया जस्टिफाई हो रहा है। वो टेबल तभी यूज कर सकते हैं जब FY की वैल्यू 250 हो, T/TW 2 से कम हो, D1/TW 85 से कम हो। तो ये हमारा टेबल नंबर 6.1b सुटेबल हो जाएगा। आप उसका IS कोड जो है वो ओपन करके रख सकते हैं, फिर उसको देखें, क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब ये हमको पता चल गया वही टेबल यूज करना है, तो 6.1b यूज करना है। क्यों? क्योंकि FY 250 है, T1/TW 2 है, D1/TW 85 से कम। अब वहाँ पर सिग्मा BC निकालने के लिए दो अलग अलग पैरामीटर दिए हुए हैं, एक D/T के बेसिस पर वेरी कर रहा है, दूसरा L/RY के बेसिस पर। अब ये जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है वो सब किसकी है? सिग्मा BC। इस टेबल से हम सिग्मा BC निकाल लेंगे। ये टेबल कहाँ से ली गई है? 6.1b से ही कट करके निकाल दिया गया है, जितने की हमको ज़रूरत है। अब L/RY जो कि एक पैरामीटर है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे क्वेश्चन में कितना है? D/T एक पैरामीटर है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। L कितना था? इफेक्टिव लेंथ 5000, RY 31.7 है, 157.73 आ गया। D/T निकालेंगे, टोटल डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये 30.7 आ गया। अब हमें जो वैल्यू दी हुई है देखिए ये 157.73, जब हम टेबल में देखते हैं तो 150 दिया हुआ और 160 दिया हुआ है, तो इनके बीच में ही लाई करेगा, इसको हमें पता करना है। 150 और 160 दिया हुआ है। अब D/T उस समय कितना होना चाहिए? 30.7, तो हमें 30.7 नहीं दिया हुआ है, 30 दिया है और 35 दिया हुआ है, तो हमने 30 के लिए नोट कर लिया और 35 के लिए। तो हमें कौन कौन से डाटा मिल गए सीधे टेबल से? 150, 160, 30 और 35 के लिए ये चारों वैल्यू हमने नोट कर लिए। ये हमको टेबल में दिया हुआ है। हमको सिग्मा BC कब निकालना है? जब D/T की वैल्यू कितनी हो? 30.7 हो, और साथ ही साथ L/RY की वैल्यू कितनी हो? 157.73 हो। यानी कि अगर हमें देखें तो हमें ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है, जहाँ पर D/2 30.7 है और L/RY 157.73। तो हमारा अल्टीमेट जो पर्पज है वो इस ब्लैंक को फिल करना है। अब इस ब्लैंक को फिल करने के लिए देखिए दो तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो पहले ये कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट कर लें, तब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस ब्लैंक को फिल कर दें, इस ब्लैंक को फिल कर दें, तब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास केवल ये अंदर के 4 डाटा ही अवेलेबल हैं, बाकी के ये पॉइंट पता करना है तो या तो ये दो पता कर लें तो तीसरा मिल जाएगा, या फिर ये दोनों पता कर लें तो तीसरा मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि किसी एक को हमें फिक्स करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, D/T भी वेरिएबल है और L/RY भी वेरिएबल है। तो हमने देखा कि पहले D/T को हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो D/T देखिए, जब लेमडा या L/RY 150 है, इसको हम मान लेते हैं कि लेमडा 1, ठीक है। उस समय जब हमारा D/T 30 है तब सिग्मा BC की वैल्यू 92 है। जब D/T 35 है तब सिग्मा BC 88 है। तो हमें पता करना है कि जब D/T 30.7 हो तब सिग्मा BC कितना होगा, ये पता करना है। तो बस वही इंटरपोलेशन लगा देना है। इसमें x किसको एज्यूम कर लें? इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 और इसको x और इसको y। तो जैसे ही आप इसको y लेंगे तो इंटरपोलेशन लगाएंगे तो y की वैल्यू 91.44 हमको मिल जाएगी। यहाँ पर क्या किया हमने? इसको x ले लिया है, क्योंकि अंदर वाला जो पैरामीटर है वही कैलकुलेट करना है, तो उसको तो y ही ले हमेशा। तो अभी हम बाकी को भूल जाएं, सिर्फ ये वाला पोर्शन को कंसीडर करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करें, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना कंसीडर कर लेते हैं। इसमें से हमको ये डाटा नहीं पता है, बाकी सब पता है, ठीक है। इसको x1, इसको x2, इसको x, इसको y1, इसको y2 और इसको y, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। सिमिलरली अब इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यानी इसको x1, इसको x2 और इसको x, इसको y1, इसको y2 और इसको y, तो हमको यहाँ से भी फिर y मिल जाएगा। यानी अब सेकेंड लाइन में किसको कंसीडर करना है, फर्स्ट और थर्ड लाइन को। अभी फर्स्ट और सेकेंड को कंसीडर किया था तो ये y मिल गया था, फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे तो ये दूसरा y मिल जाएगा। ये 91.44 मिल जाएगा और ये 86.44। ये वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है जैसे सिग्मा AC निकालने के लिए हम लोग सिंगल इंटरपोलेशन करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसमें रख दीजिए। तो पहले स्टेप में हमको पता चल गया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे ही लगा देंगे। दूसरा तरीका जो मैं सिंपल आपको बताया करता था, ये देखिए 30 से 35, 5 बढ़ रहा है तो ये 4 कम हो रहा है, तो हमें 5 बढ़ने पर 4 कम हो रहा है, यानी अगर 1 बढ़ेगा तो कितना कम हो जाएगा, 0.8 कम हो जाएगा। तो 0.7 बढ़ रहा है तो 0.7 इंटू 0.8 कम हो जाएगा, यानी 0.56 कम हो जाएगा। तो जैसे ही 92 में 0.56 कम करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरी लाइन को अगर देखें तो ये 30 से 35, 5 बढ़ रहा है, ये 87 से 83 यानी 4 कम हो रहा है, यानी 5 बढ़ने पर 4 कम हो रहा है, तो 1 बढ़ने पर 0.8 कम होगा। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ आने पर ये 0.7 बढ़ रहा है, तो कितना कम हो जाएगा इससे, ये 0.7 इंटू 0.8, क्योंकि 1 यूनिट के लिए 0.8 कम होता है, तो 0.7 के लिए 0.7 इंटू 0.8 कम होगा, यानी 0.56 कम होगा। तो 87 में जैसे ही 0.56 माइनस करेंगे 86.44 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन या फिर आपको लॉजिक पता हो। लॉजिक तभी लगाएं जब आप एकदम उसके बारे में एकदम श्योर हो। अब देखिए, अब फिर से ये एक इंटरपोलेशन का सिंपल तरीका बन गया। अब हमारा dy/t जो 30.7 था उसके लिए हमें वैल्यू मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट कॉलम में अगर लेमडा की वैल्यू 150 है, लेमडा 1, तब सिग्मा BC की वैल्यू 91.44 है। जब लेमडा 2 की वैल्यू 160 है तब सिग्मा BC की वैल्यू 86.44 है। अब हमें लेमडा जो है 157.33 पर ये निकालना, तो अब फिर वही सिंगल इंटरपोलेशन बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि हमने dy/t 30.7 को अब फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमें केवल यही वेरिएबल बचा हुआ है। तो लेमडा 1 जब 150 है तब सिग्मा BC 191.44 है, लेमडा 2 जब 160 है सिग्मा BC 2 86.44 है, लेमडा इज इक्वल टू 157.33 पर सिग्मा BC निकालना है। यहाँ पर लेमडा को आप x समझ सकते हैं और इसको y समझ सकते हैं। फिर वही बेसिक इंटरपोलेशन की इक्वेशन लगा दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सिग्मा BC की वैल्यू 87.575 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से भी चल सकते थे, ये और ये निकाल लें तब भी आपको ये पता चल जाएगा। उस केस में आपका L/RY की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, सिर्फ ये वेरी करेगा। तो वो आप लॉजिक समझें। ये हमने कैसे कंसीडर किया कि ये कहाँ से आया है, ये टेबल कैसे बना हुआ है, क्योंकि 30.7 30 और 35 के बीच में लाई करेगा, 157 150 और 160 के बीच में लाई करेगा। तो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। ये तो 6.1A है, ठीक है, और ये 6.1B है। यही वाला हमने यूज किया था 6.1B, क्योंकि FY 250 है, T/T 2 से कम है और D1/T 85 से कम। अब हमारे पास ये पता था कि D/T हमारा 30 पॉइंट समथिंग था, तो हमने इसके बीच में ले लिया, और L/RY जो था वो हमारा 150 से 160 के बीच में था, ठीक है, 150 से 160। तो हमने क्या कर लिया, ये 150 और ये 160 है, तो यहाँ से चलेंगे और 135 से 130 के बीच में ले लेंगे। तो 150 और 160 और यहाँ पर 30 से 35, तो 150 ये हमारा आ गया, ये वाला पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 92, 88, 87, 83, देखिए यहाँ पर लेमडा 150 से 160 है और यहाँ ये 30 से 35। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था।
तो यहाँ पर इंटरपोलेशन इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप सिग्मा बीसी नहीं निकाल पाएंगे। सिग्मा बीसी निकालने के लिए पहले एक तरफ इंटरपोलेशन, यानी इसमें 3 बार इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये लास्ट में थर्ड। 3 बार आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, तब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तीनों बार इंटरपोल, क्योंकि इसमें सिग्मा बीसी निकालना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही है। ठीक है, इस तरीके से आप सिग्मा बीसी निकाल लेंगे। जैसे सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड, हमको पता चल गया कि ये 87.575 है। अब देखिए, मैंने जो थ्योरी में आपको समझाया था कि सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड जब पता चल जाता है तो सेक्शन मॉडुलस निकाल लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम z इज इक्वल टू m अपॉन सिग्मा अगर रखेंगे तो m की वैल्यू एक्चुअल हमको पता है, और सिग्मा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उससे पता चल जाएगा। तो ये जो z है ये हमारा रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। सबसे पहले स्टेप में भी z रिक्वायर्ड हमको पता चला था, जिससे हमने सेक्शन सेलेक्ट किया था, लेकिन वो तब था जब हमने सिग्मा एक एज्यूम किया था। अब हमने एक्चुअल सिग्मा पता कर लिया है, तो हमें यहाँ से जो z पता चलेगा वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है वो पता चलेगा। देखिए, पहले भी z रिक्वायर्ड पता चला था, लेकिन तब सिग्मा हमारा 100% कन्फर्म नहीं था। अभी जो सिग्मा पता चला है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो z रिक्वायरमेंट यहाँ से आएगा वो हमारा जो हमने सेक्शन प्रोवाइड किया है उसके सेक्शन मॉडुलस से कम है या ज़्यादा है। अगर ये रिक्वायरमेंट हमारी कम है, हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया है, तो सेक्शन सेफ है। और अगर ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमने सेक्शन जो प्रोवाइड किया है उसका सेक्शन मॉडुलस कम है, इसका मतलब हमारा सेक्शन अनसेफ है, हमको ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस प्रोवाइड करना है, यानी सेक्शन रीडिजाइन। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, थ्योरी में मैंने थोड़ा सा आपको जेड के बारे में बताया हुआ था। तो यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस जो पहले स्टेप में निकलता है वो निकलता है सिग्मा बीसी, जो हमने एज्यूम किया। तो उसके बेसिस पर सेक्शन तो सेलेक्ट कर लेना है, फाइनली चेक इससे करना है कि हमारा सेक्शन मॉडुलस जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा तरीका मैं आसान बता रहा हूँ आपको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस भी बीम की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जिस बीम के लिए सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा उसके लिए जो उसका स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस से ना कंपेयर करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी से कंपेयर कर लेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा इंटू जेड। सिग्मा बीसी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिग्मा बीसी हमको पता है 87.575। जेड हमने जो प्रोवाइड किया है, जो हमने सेक्शन का जेड प्रोवाइड किया था, कौन सा जेड, जो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखा हुआ 751.9। ठीक है, 751.9 इससे मल्टीप्लाई करके ये फोर्स आ गया। ये मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है। अब हमें ये देखना है कि ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अप्लाइड मोमेंट से ज़्यादा है या नहीं है। तो अप्लाइड मोमेंट जो आ रहा था वो 65 × 10⁶ था, ये 65.85 है, ज़्यादा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी उसकी क्षमता जो है वो ज़्यादा है, सेफ है। 2 तरीके हैं इस स्टेप तक कैलकुलेट करने के बाद। पहला स्टेप इसमें जा सकते हैं और दूसरा स्टेप जेड वाला जा सकते हैं, वो भी सेम ही है। देखिए, यहाँ पर जेड अगर कैलकुलेट करेंगे तो जेड को कंपेयर करना है, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। 2 में से कोई भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी है इसलिए मैंने ये आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमारा अप्लाइड मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर जो जेड यूज करेंगे वो उसी सेक्शन का यूज करेंगे जो हमने प्रोवाइड किया है। सिग्मा बीसी एक्चुअल वैल्यू यूज करेंगे, तो ये हमारा सेफ हो गया। सेफ हो जाने के बाद में सीयर के लिए चेक कर लीजिए और डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर लीजिए। तो सीयर के लिए वही V/TW × D, V की वैल्यू या तो आप पहले ही निकाल लें, हाईएस्ट सीयर फोर्स, या फिर WL/2 होता है तो वहाँ पर आप रख दीजिए W × L/2, TW × H, वो 0.4 FY से कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, कम है। परमिसिबल वैल्यू फिर वही फार्मूला 5W_L⁴/384 EI। ठीक है, तो यहाँ पर वही 10⁻³ मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, जिसको हटा दिया है।
384 EI वहाँ पर रख दीजिए, IXX की वैल्यू रख देंगे, ये भी डिफ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा। दोनों में सेफ आ गया, इसलिए फाइनली हम ISLB 350 एट द रेट ऑफ 485.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, हम डिजाइन करेंगे बिल्ट अप बीम को। अभी तक हमने देखा सबसे पहले लेटरली सपोर्टेड बीम को कैसे डिजाइन करेंगे, फिर देखा लेटरली अनसपोर्टेड बीम को कैसे डिजाइन करेंगे। अब देखेंगे कि बिल्ट अप बीम अगर रिक्वायरमेंट है उसको कैसे डिजाइन करेंगे। ये यहां पर दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका इफेक्टिव स्पैन 9 मीटर है, सब्जेक्टेड टू 70 किलो न्यूटन पर मीटर UDL, सेल्फ वेट ऑफ बीम इज नेग्लिजिबल। ठीक है, simply supported beam of effective span 9 meter is subjected to 70 kilonewton per meter, self weight of beam is negligible, ये हमको नेग्लेक्ट कर देना है। ISWB 500 हमारा जो है ये सेक्शन अवेलेबल है यूज करने के लिए, इसके अलावा कोई सेक्शन यूज नहीं करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। डिजाइन द बीम इफ इट इज लेटरली सपोर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था, UDL दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था इफेक्टिव, अब ISWB 500 भी दिया हुआ है। इसकी पूरी प्रॉपर्टी नोट कर लें कि H कितना है, यानी डेप्थ ऑफ सेक्शन 500, थिकनेस ऑफ वेब 9.9, थिकनेस ऑफ लेंथ 14.7, ZXX, IXX। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 यहाँ पर रख देंगे तो 708.75। ठीक है, ये वैल्यू है 708.75, कैलकुलेट करने पर आ जाता है किलो न्यूटन मीटर में, इसको न्यूटन मिलीमीटर में रख दिया है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हमें चेक करना है तो सिग्मा BC से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लेटरली सपोर्टेड है, सिग्मा BC की वैल्यू 0.66 FY से 165 हो जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही थी 4295.45, यहाँ पूरा नहीं लिख पाए थे। ठीक है, 4295.45, इसको हटा भी सकते हैं, ये करेक्ट वैल्यू। ये रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हो गया। अब देखिए रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कितना है, 4295 इंटू 10 की पावर 3। अवेलेबल सेक्शन मॉडुलस कितना है हमारे पास, 2091.6 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस विच इज मोर देन द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ISWB 500। क्योंकि रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस अवेलेबल सेक्शन मॉडुलस से ज़्यादा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा कवर प्लेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन क्या था कि ज़्यादा साइज का सेक्शन प्रोवाइड कर देते जिसका सेक्शन मॉडुलस इससे ज़्यादा होता, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको यही सेक्शन यूज करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसमें कवर प्लेट प्रोवाइड कर, यानी बिल्ट अप बीम बना दें। ठीक है, अब बिल्ट अप बीम बनाएंगे तो एरिया ऑफ प्लेट का जो फार्मूला आपको पता है थ्योरी से, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z ऑफ बीम सेक्शन, जो केवल बीम है उसका सेक्शन मॉडुलस कितना है, डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ बीम। तो 4295.45 यहाँ पर था रिक्वायर्ड इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2091.6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 500। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4407.7। ठीक है, सिंस रिविटिंग, हम रिविटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं तो एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एरिया ऑफ प्लेट जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा सॉलिड पोर्शन इतना बचना चाहिए, लेकिन जब हम रिवेटिंग करेंगे तो होल बनाएंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने एरिया इंक्रीज कर दिया 30%। जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो 5730 आ जाएगा। इतने साइज की हर एक प्लेट ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोवाइड करना है, 5730। तो हमने एक प्लेट जो है सेलेक्ट कर लिया 400/16, जिसका एरिया कितना हो जाएगा 6400, जो कि देखिए 5700 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो इससे कम नहीं प्रोवाइड करना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमको आइडिया भी लग जाएगा कितना बिड्थ देना है। तो बीम का बिड्थ हमको पता है 250 है, तो 250 से तो ज़्यादा ही प्रोवाइड करें उसको, 400 प्रोवाइड कर दिया इंटू 16 mm थिकनेस, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, इस तरीके से उसका थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि रिवेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना है 22 mm, उसमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 400/16 mm की प्लेट दोनों तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं और रिवेट का डायमीटर 22 mm एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये सेंटर में प्रोवाइड किया हमने, जैसे ये इसका जो फ्लेंज का राइट साइड है उसके सेंटर में, इधर फ्लेंज का जो लेफ्ट साइड है उसके भी सेंटर में रिवेट प्रोवाइड किया। जैसे कि इसका फ्लेंज विड्थ कितना है ISWB 500 का 250 है,
तो ये 125 राइट साइड में उसका फ्लेंज है और 125 लेफ्ट साइड में, तो ये 125 के हाफ पर ही हमने रिवेट प्रोवाइड कर दिया। अब हमें ये चेक करना है, एक बाउंड्री लिमिट थी उसकी कि कितना बाहर निकला होना चाहिए, ये रिवेट लाइन के सेंटर से कितना बाहर निकल सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो पहले हम ये देख लें कि ये आउटस्टैंड कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो ये हमको पता है कि यहाँ से पहले यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 125 का हाफ है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कितना है यहाँ से यहाँ तक 125 है, उसके सेंटर में प्रोवाइड किया गया है, तो 125 का हाफ हो गया और प्लस ये वैल्यू यहाँ से जो है यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 400/2 माइनस 250/2, तो 400/2 माइनस 250/2 प्लस ये वही है फ्लेंज के हाफ का हाफ, क्योंकि सेंटर में प्रोवाइड किया गया है। इसको आप प्रॉपरली देखेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा कि ये 62.5, ये यहाँ से यहाँ तक 62.5 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 400/2 माइनस 250/2, ठीक है, क्योंकि टोटल 400 है, तो सेंटर से अगर देखेंगे तो ये 400/2 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक 250/2 हो गया, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आगे की वैल्यू हमको पता चल जाएगा। ये आउटस्टैंड हो गया। आउटस्टैंड किससे कम होना चाहिए, कंप्रेशन और टेंशन में। टेंशन में हमारा 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट यानी 320 से कम होना चाहिए, तो 320 से कम है। और कंप्रेशन में 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस, तो 256 से कम है, तो वहाँ पर भी देखिए सेफर साइड में, क्योंकि दोनों तरफ हमने कितना आउटस्टैंड प्रोवाइड किया है 137.5, ये दोनों ही एरिया के लिए सेफ है, इसलिए हमारा सेफर साइड में है।